क्लियर ना, वो इस तरह का सवाल आपसे पूछेगा, और आपको अगर सवाल से भी पता लग जाता है यार डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट गुड्स ही होंगे, ठीक है, लेकिन हमने उसको ना मैथमेटिकली उसको ना प्रूफ करवाना होगा। सो ये आप न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाय एवरेज डिमांड, इससे हमारे पास ये आंसर आएगा। नहीं, यहां अगर डिक्रीज होगा ना उम्र, तो जो कंपिटेटिव गुड्स है ना, कंपिटेटिव गुड्स की प्राइस भी डिक्रीज होगी और उसकी अपनी डिमांड भी डिक्रीज होगी। लेकिन हम तो जो डील कर रहे थे फॉर एग्जांपल कॉफी में, ठीक है ना, कंपिटेटिव गुड मैंने आपको मिसाल दी ना टी कॉफी की, तो अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी अपनी डिमांड गिरेगी, लेकिन उसकी प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से हमारी हमारी प्रोडक्ट की डिमांड में इंक्रीज आएगा। उसकी प्राइस तो बढ़ गई, उस पे टी पे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ। अगर आप देखें ना तो टी पे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ कि उसने अपनी प्राइस बढ़ा दी, साथ उसकी डिमांड गिर गई। ये हमने पढ़ा था ना लॉ ऑफ डिमांड में, अगर आप टी में डील करते तो आप पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता, लेकिन जब हम कॉफी में डील कर रहे हैं तो हम पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अप्लाई होगा कि उसकी प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना उमर। यार ये खामोशी क्या, क्यों खामोश है आप लोग? ठीक है ना, तो ठीक है अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड गिरेगी ना, लेकिन उसकी डिमांड जो कस्टमर शिफ्ट होंगे हमारी तरफ तो हमें तो फायदा हुआ। बट सर इस केस में तो कस्टमर्स नहीं शिफ्ट हो रहे हैं, इस न्यूमेरिकल के केस में। किस तरह आप सर देख क्योंकि लें? इधर जो है देखें डार्क चॉकलेट की प्राइस डिक्रीज हो रही है, बट उधर मिल्क चॉकलेट की डिमांड भी डिक्रीज हो रही किधर? है इस न्यूमेरिकल में सर। मैं बताता हूँ, फार्मूले में आप पुट कर लो। सपोज दैट तो एक मिनट सबर करो, इसको ना टेबल फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो एक मिनट मुझे दे दूंगा इसको टेबल फॉर्म में आसानी से करना। डार्क चॉकलेट की जो प्राइस थी वो 50 से ना 30 पे आ गई, ठीक है, ये हमारा कंपिटेटिव प्रोडक्ट था, ठीक है। हम जिस प्रोडक्ट में, सबर कर मैं समझाता हूँ, सबर कर मैं समझाता हूँ, हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं ना सलीमान भाई, वो हम डील कर रहे हैं अपने मिल्क चॉकलेट में, वो 100 से 90 पे आ गए। अब आप समझिए डार्क चॉकलेट ने क्या हुआ, डार्क चॉकलेट ने अपनी प्राइस डिक्रीज की सलीमान, होगा क्या कि उसकी अपनी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन उसने हमारे प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट डाला, उसने हमारे प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट डाला कि हमारी अपनी डिमांड डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना भाई। अब आप देखो, आप जब जी इसको सर। फार्मूले में पुट करोगे ना, जब फार्मूले में पुट करोगे तो अगर आपके पास पॉजिटिव साइन आ रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली आप क्या समझेंगे, सर प्रोडक्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि उसने तो प्राइस में डिक्रीज की, ठीक है ना, उसकी प्राइस में डिक्रीज की वजह से उसकी तो अपनी डिमांड बढ़ गई डार्क चॉकलेट की, लेकिन हमारे साथ हमारी डिमांड भी डिक्रीज कर दी यार। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ ना कि प्राइस में डिक्रीज आया, और प्राइस में यस डिक्रीज सर। आने की वजह से हमारी प्रोडक्ट की डिमांड में भी डिक्रीज आ गया, तो हुआ ना पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइन आ गया ना भाई। अभी क्लियर? जी सर। अभी क्लियर यस सर। सलेमान? ठीक है ना, तो यार यस सर। ये तो थोड़ी ये टेक्निकलिटीज है, काइंडली इसको ना टाइम ले, कोई कंफ्यूजन नहीं, पूछे यार 10 दफा पूछे, इंशाल्लाह मैं 10 दफा समझाऊंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाए ना तो फिर कंफ्यूज, और वो आप किसी डिसीजन पे भी डिपेंड करेगा ना, कि आप इधर जब प्लस आएगा तो आप उसको बताओगे कि सिंस द साइन इज पॉजिटिव देयरफॉर द प्रोडक्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, जब सिंस द साइन इज नेगेटिव, वो देखेगा कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो मैंने आपको शॉर्ट आंसर भी दे दिया और मैंने आपको लॉन्ग आंसर भी दे दिया,
ठीक है भाई, तो आगे आए आप जी। काइंडली यहाँ तक कोई कंफ्यूजन यार पूछे, हम इलास्टिसिटी सप्लाई की तरफ फिर आते हैं। एक मिनट लो शाबाश। अगर आपको इलास्टिसिटी डिमांड क्लियर तो इलास्टिसिटी सप्लाई में कोई मसला नहीं है, वही चीज वही, सिर्फ नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ चेंज होगा बस। इतने नखरे नहीं है कि क्रॉस इलास्टिसिटी हो रही है और वो फला फला। तो वो इस एरिया को टच कर सकता है, उसने टच किया है भी इस एरिया को, वो न्यूमेरिकल में पूछ सकता है और आपसे ऑब्जेक्टिव में भी वो आपसे इस एरिया को, पूरा टेक्निकल है ना, तो इसके लिए फेवरेट एरिया बन जाता है। जहाँ बच्चे थोड़े पंस रहे हो ना तो उसके लिए वो थोड़ा उसके चस्के लेते हैं ना बच्चों से। अच्छा, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई, सॉरी, a measure of the responsiveness of quantity supplied to a change in the price of goods। यार कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी सप्लाई में कितनी चेंज आ गई। ठीक है, अब ये सेम वही चीज है, डिनोमिनेटर आपका वही कांस्टेंट रहा, लेकिन नोमिनेटर सिर्फ क्वांटिटी डिमांड की जगह क्वांटिटी सप्लाइड आ गई। क्लियर भाई? तो वही फार्मूला, न्यू क्वांटिटी सप्लाइड माइनस ओल्ड क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड। डिनोमिनेटर का फार्मूला सेम वही, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय आपका एवरेज प्राइस। ठीक है, तो सप्लाई प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में कितना चेंज आया। क्लियर? तो ये वही पुराना फार्मूला, अब इधर भी आप देख लें, इसमें भी हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक ही होता है। वो कह रहा है कि अगर प्राइस में स्मॉल इंक्रीज आ जाए या प्राइस में कोई चेंज ना हो, तकरीबन कंसेप्ट तो सेम ही है भाई, मैंने तो आपको बताया था अबू बकर कि अगर आपको उस क्लियर है तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें ना भाई, डिमांड में भी सेम यही कर्व बन रहा था और सप्लाई में भी तकरीबन यही सेम कर्व बन रहा है। अब आप इसको समझिए, वो कह रहे हैं कि यार अगर प्राइस में कोई चेंज ना हो लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में किसी भी वजह से इंक्रीज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल पहले प्राइस 8 थी तो क्वांटिटी सप्लाई 20, लेकिन अगर प्राइस 8 ही रहे और क्वांटिटी सप्लाई किसी भी वजह से चेंज हो, वेदर कंडीशन हो सकती है, कोई और रीजन हो सकता है जो हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसको हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक, कि देयर इज नो चेंज या देयर इज a small change in price lead to a big change in quantity supplied, it is called perfectly elastic supply। ठीक है, या ये, लेकिन या फॉर एग्जांपल इसको आप फॉर एग्जांपल प्राइस ना 8 से ना 9 रुपए पे चले गई, तो जब 8 पे थी ना, 8 पे तो 20 क्वांटिटी थी और स्मॉल चेंज आया या माइनर सा चेंज आया, लेकिन वो आपकी क्वांटिटी सप्लाई को बिग चेंज में ले जाए, तो हम कहते हैं इसको परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन वो बता रहे कि यार इस तरह नहीं हो सकता, ये जो सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल प्राइस 8 थी तो क्वांटिटी सप्लाई 20 थी, लेकिन जब प्राइस ना 7 पे पहुंच गई तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई 80 पे, कहते यह मुमकिन नहीं है, शायद ये प्राइस प्रोड्यूसर के लिए फिजिबल ना हो और वो इस पे ना सेल ना करे। ठीक है ना, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन इधर कंसेप्ट आप ये समझे कि नो चेंज इन प्राइस लीड टू बिग चेंज इन सप्लाई इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। ये आपको ना इन्फिनिटी की तरफ ले जाता है और ये सब तकरीबन डिमांड में भी ये कर्व था। अब इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में, अच्छा अब ये इलास्टिक है कि प्राइस 15 थी, सॉरी बिल्कुल एग्जैक्टली, मान लीजिए यार 8 से ना 8.5, लेकिन नॉर्मली वो डायग्राम पे हम शो नहीं कर सकते। अगर 8.5 बनाएगा ना सलीमान तो भाई 8.5 इधर कहीं बनेगा। ठीक है भाई, तो इसलिए वो कहते हैं कि यार नो चेंज इन प्राइस या माइनर चेंज इन प्राइस, ठीक है, लीड टू ए बिग चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। स्मॉल सा चेंज आया या कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है भाई,
तो आप अगर आप सलीमान अगर आप कुछ बुक्स में देखें ना तो वो कहते हैं यार नो चेंज इन प्राइस ड्यू टू बिग चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज कॉल्ड। कुछ किताबें लिखती हैं कि यार माइनर भी चेंज हो ना, स्मॉल सी चेंज जो पॉइंट्स वगैरह में हो, जिसको हम ड्रा नहीं कर सकते ग्राफ पे, और वो आपकी प्राइस में सॉरी क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज आए तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इज इट क्लियर सलीमान? यस सर। ठीक है भाई, लेकिन कर्व इस तरह बनेगा, ठीक है भाई ये। अच्छा, अब ये तो सैंपल वही लॉ ऑफ सप्लाई वाला कर्व है कि जब प्राइस 10 थी तो प्रोड्यूसर इतने इंट्रोड्यूस करवा रहा था, लेकिन जब 10 से 12 पे पहुंच गए तो क्वांटिटी सप्लाई उसने ना 6 कर दी। इसी तरह 12 से ना 15 पे, तो इसी तरह वो सप्लाई इंक्रीज करता है, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक सप्लाई। तो ये कर्व तकरीबन इस तरह ही बनता है जिस तरह लॉ ऑफ सप्लाई का बन रहा था। अच्छा, अब यार ये या यूनिटरी इलास्टिक, ये साथ साथ वो आपको ना वो न्यूमेरिकल भी करवा रहा है परसेंटेज मेथड के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट इलास्टिक का अगर 1 के बराबर आ रहा हो तो इनकी टेंडेंसी देखो, वो जो हमने अभी इलास्टिक पढ़ा ना इलास्टिक, तो अगर आप देखते तो इलास्टिक का कर्व थोड़ी सी उसकी टेंडेंसी हॉरिजॉन्टल की तरफ थी, इस तरह था, ठीक है ना। यूनिटरी इलास्टिक की टेंडेंसी थोड़ी इस तरह होती है, क्लियर। तो जब आपने ना 4 से ना 8 पे जंप लगाया तो क्वांटिटी सप्लाई ना 3 है 6 पे। जब आप इसको न्यूमेरिकल पे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल पे सॉल्व, तो आपके पास आंसर 1 आएगा। तो जब इज इक्वल टू 1 तो यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 तो इलास्टिक, ठीक है ना, और लेस देन 1 तो इन इलास्टिक। तो ये सेम वही फार्मूले जब, लेकिन डायग्राम से पता नहीं चलता कि यार ये यूनिटरी है कि या इलास्टिक या इन इलास्टिक, ठीक है ना, यूनिटरी का। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे और आपके पास आंसर 1 आ रहा हो तो फिर आप कहेंगे कि सर इट इज यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। लेकिन डायग्राम से इलास्टिक और इन इलास्टिक का पता लग सकता है कि अगर कर्व इस तरह हो, उसकी टेंडेंसी हॉरिजॉन्टल की तरफ थोड़ी सी ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि इलास्टिक, अगर इस तरह हो तो हम कहेंगे कि इन यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक, लेकिन अगर इस तरह हो तो हम कहेंगे इन इलास्टिक, अगर इस तरह हो तो हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, और अगर इस तरह हो तो परफेक्टली इलास्टिक। अब ये इन इलास्टिक कर्व, इन इलास्टिक कर्व के प्राइस में ज्यादा चेंज आया, लेकिन उसके मुकाबले में क्वांटिटी सप्लाई में इतना चेंज नहीं आया जितना चेंज आना चाहिए था, तो हम इसको कहते हैं इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक का कर्व इस तरह बनेगा भाई मेरे, इस तरह। तो अगर आपको प्रेशुअल गुड वाला याद हो ना, ठीक है जी, और परफेक्टली इलास्टिक का कर्व इस तरह बनेगा, क्लियर। ये है हमारे पास इन इलास्टिक का कर्व और ये हमारे पास है इलास्टिक का कर्व, ठीक है। सो दिस इज परफेक्ट इन इलास्टिक, दिस इज इन इलास्टिक, दिस इज परफेक्ट, दिस इज इलास्टिक, और दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो ये इस तरह बने, और यूनिटरी का हमें पता तब लगेगा, यूनिटरी का, कि जब हम वो कैलकुलेशन करके अगर हमारे पास 1 आ रहा हो तो इसको हम, ये आप देखें लेस देन 0 है, जब न्यूमेरिकल में डेटा पुट करेंगे और आपके पास लेस देन 0 आ रहा हो, आप देखो सॉरी लेस देन 1, तो दिस इज इन इलास्टिक। अगर आंसर ग्रेटर देन 1 हो तो इलास्टिक, और अगर इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास यूनिट इलास्टिक। ये आप देखें, ये परफेक्टली इन इलास्टिक का, ठीक है ना। तो आज के लिए यही काफी, इंशाल्लाह कल हम इसको ना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके डिटरमिनेंट्स और ये मोमेंट्री पीरियड, ये थोड़ा पढ़ेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और 7 को भी थ्योरी पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह होप सो कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आप अपने सवाल टाइप कर सकते हैं यार, अभी आप छोड़े ना, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ यार। अब आप अपने सवाल टाइप करते जाए यार। जी
सही है भाई, तो देख ले यार, यहाँ से वो न्यूमेरिकल भी पूछेगा इंशाल्लाह पास पेपर जब करेंगे तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट, लेकिन कंसेप्चुअल पॉइंट था ये। ठीक है ना, तो बाकी भी जरा पूछ ले, 1-2-3 मिनट है खैर। तो यहाँ से आप लोगों ने यार ये तो डायग्राम तो आप लोग इंशाल्लाह कर लोगे, समझ लेना, लेकिन यहाँ से पेपर में अगर आएगा तो ये चीज़ें वो आपसे पूछेगा, न्यूमेरिकल हो रही है। तो होप सो सलेमान, जैन, हुसैन शाह, हफ्सा, आयशा और ऑल ऑफ यू, उमर के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन है तो ग्रुप में भी पूछ लेंगे, दोबारा पढ़ ला, कोई मसला नहीं है यार। ऑल क्लियर सर। ठीक है, श्योर, ठीक है सर, थैंक यस यू, सर। थैंक यू, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।